नमस्कार दोस्तों, आज इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो हमारा सत्र है वो है व्यंजनों का वर्गीकरण। वर्णमाला का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन को हम किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है इनका, या हम ये कह सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान किस प्रकार से है। तो आइए चर्चा करते हैं व्यंजन वर्ण एवं इनका वर्गीकरण। अगर हम इसमें सबसे पहले देखें कि व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा से क्या प्रश्न बन सकता है, तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, तो व्यंजन कहते हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने लिख दिया का वर्ण, तो इसको अगर देखेंगे तो एक क धन आ से मिलके बना है, तो कौन सा स्वर आ रहा है, इसलिए क धन अ बराबर क्या हो जाता है, तो का हो जाता है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वर वर्णों का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर वर्णों के मेल से उच्चरित नहीं हो सकते हैं। अब बिना स्वर की सहायता से इनका उच्चारण करना संभव नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, बहुत सारे वर्णों को तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो है इनके वर्गीकरण से। तो अगर इनका हम वर्गीकरण करें तो ये कई प्रकार के होते हैं। साथ में हम पूरा वर्णमाला भी पढ़ लेंगे व्यंजनों का और क्लासिफिकेशन भी साथ में करते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या इसी का दूसरा नाम हम क्या देते हैं, वर्गीय व्यंजन। दो नामों से इनको हम जानते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, वर्णमाला में जो है, जो हमारे वर्ग वाले व्यंजन है, जैसे का वर्ग क ख ग घ, च छ ज झ ञ, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, यानी कि प्रथम 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होते हैं, क्योंकि जो इनका उच्चारण स्थान होता है वो दांत, ओष्ठ, जिह्वा और कंठ, इन 4 उच्चारण स्थानों से होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन 4 उच्चारण स्थानों से इनका उच्चारण किया जाता है। अब इसमें कैटेगराइज है, अलग अलग वर्णों का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं कि इन 4 उच्चारण स्थानों से क्या होते हैं, कोई ना कोई वर्ण कहीं से निकलता है, इसलिए स्पर्शीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पहला हो जाएगा का वर्ग, तो का वर्ग में कौन से हो जाएंगे, क ख ग घ और अंग। इसी तरह से च वर्ग हो जाएगा, च वर्ग में जाएंगे तो च छ ज झ और ञ हो जाएगा। इसी तरह से का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया। इसी तरह से अगर आगे हम देखें तो हो जाएगा टा वर्ग। टा वर्ग में अगर हम जाएं तो ट ठ ड ढ और इसी तरह से ता वर्ग हो जाएगा। ता वर्ग में देखें तो त थ द ध और न हो जाएगा। इसी तरह से पा वर्ग देखें तो प फ ब भ और म हो जाएगा। तो का वर्ग में क ख ग घ अंग हो गया, चा वर्ग में च छ ज झ ञ हो गया, टा वर्ग में ट ठ ड ढ ड़ हो गया, ता वर्ग में देखेंगे ता था दा धा न हो गया, पा वर्ग में पा फा बा भ म हो गया। तो ये हमारे देखिए यहाँ पे 5 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 इधर को हैं और 5 इधर को हैं, इसीलिए ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं।
क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसीलिए हम उन्हें वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं। तो का वर्ग में भी 5 इधर को और शेष ऊपर से नीचे देखें तो 5 इधर को, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन की भी संज्ञा दी जाती है। तो इनकी जो संख्या होती टोटल कितनी होती है, तो 25, इनकी संख्या हो गई 25, यानी कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। यहीं से एक प्रश्न और बन जाता है कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्णों को क्या कहते हैं, तो पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पंचमाक्षर कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, अंग है, का वर्ग से, चा वर्ग से इया है, टा वर्ग से अड़ा है, ता वर्ग से ना है और पा वर्ग से मा है, इन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। और जो पंचमाक्षर होता है अनुनासिक होता है। अनुनासिक, पहले ये कहाँ से निकलते हैं, मुख से निकलते हैं और बाद में कहाँ से निकलते हैं, तो हमारे ये जो है नाक से निकलते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। यानी कि जितने पंचमाक्षर होते हैं वो सब के सब क्या है, अनुनासिक होते हैं। तो ये हो गया माँ। अब इसी के बाद जो दूसरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन है वो है अंतस्थ व्यंजन का। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो माँ तक यहाँ आ गए, य, र, ल, व, ये 4 वर्ण क्या हो गए हमारे, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो पूर्ण रूप से उच्चारण होता है वो चारों स्थानों के स्पर्श से होता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कह देते हैं। तो दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर तो कौन कौन से हो गए, तो या हो गया, रा हो गया और ला हो गया और क्या हो गया, वा हो गया। अब इसी के बाद अगर हम आगे बढ़े तो ऊष्म व्यंजन आते हैं। कौन से व्यंजन आते हैं, ऊष्म। तो इनकी भी संख्या यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, कितने हो गए, 4 हो गए। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो किसका है, तो ऊष्म व्यंजन का है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन से तात्पर्य यह है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कुछ न कुछ ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है, या फिर जो हमारा जीभ होता है वो क्या करती है, इनको बोलने में संघर्ष करते हैं। किसी अन्य उच्चारण स्थान, जैसे वो मूर्धा से निकलता तो इसमें हाँ पीछे से कंठ के यहाँ से आवाज आ जाती है, सीधे इस मूर्धा वाले हिस्सा से कंठ के ऊपर भाग से आ जाती है। इसी तरह से ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, 4 वर्ण रखे गए हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। जैसे अंतस्थ 4 होते हैं उसी तरह से ऊष्म व्यंजन में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर इसमें हम देखें कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो तालब दिशा, मूर्धनिशा, तालब दिशा ये स, और मूर्धनिशा जिसको सतकोर वाला लोग बोल देते हैं इसे मूर्धनिशा कहते हैं, और ये दंतीशा होता है और क्या होता है, तो हा होता है। ये तालब दिशा है, इसका नाम मूर्धनिशा बोल दिया जाता है, इसका नाम दंतीशा, और ये क्या होता, तो हकार, यानी कि ये मूर्धा से निकलता है भी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि यहाँ पे जो स है और श, तो इसमें क्या होता है, ये तालब दिशा है, ये मूर्धनिशा और ये दंतीशा, तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अगर आगे हम इसी क्लासिफिकेशन में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आगे 2 तरह के व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन यहाँ पे जो आते हैं द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन से तात्पर्य क्या है, आपने देखा होगा ड और ढा, ड और ढा, इनके नीचे क्या लगा रहता है, तो नुक्ता लगा रहता है। ये ड और ढा, ये 2 ऐसे वर्ण हैं जिसे हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। इनको 2 तरह से लिखते हैं, एक ऐसे लिखे जाते हैं ड और ढा, एक में नीचे क्या लगा होता, तो नुक्ता लगा होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। आगे अगर हम देख लें कि अब आगे हमें जो आते हैं संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कितने आते हैं, 4 आते हैं। और संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र आते हैं। छ, त्र और ज्ञ और स्र आते हैं।
छ, त्र, ज्ञ और स्रा होगी। अब देखिए यहां से एक प्रश्न, इसलिए इसको संयुक्त बोलते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि छ किन दो वर्णों से मिलकर बना है, त्र किन दो वर्णों से मिलकर बना है, ज्ञ किन दो वर्णों से मिला है और स्रा जो है ये किन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें कि छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा, तो जो हमारा छ होता है वो जो है क और मूर्धन सा से मिलकर बना होता है, का धन मूर्धन श से मिलकर बना होता है। ये ता धन रा से मिलकर बना होता है। ये ज धन ञ से मिलकर बना होता है। और स्रा की बात कर लें तो स धन रा से बन के मिला हो। देखिए जो स्रा होता है स धन रा से मिलकर बना होता है, यानी कि छ क धन सा से हो गया, त्रा की बात करें तो ता धन रा हो गया, ज्ञ की बात करें तो ज धन ञ हो गया, और स्रा की अगर हम बात कर लें तो ये तालव्य दिशा और रा से मिलकर बना होता है, श और रा से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 4 संयुक्त व्यंजन हो गए जहां से प्रश्न बनता है। अब आगे हम देख लें तो स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, द्विगुण व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए। इसी तरह से एक इसमें और आता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन नाम से ही तात्पर्य है जो किसी दूसरी भाषा से आए हुए वर्ण हैं। कौन से हैं? तो एक ज यहाँ नुक्ता होता और फा के नीचे क्या लगा होता है? तो नुक्ता लगा होता है। तो ज और फा ये दो क्या हो गए? हमारे आगत व्यंजन हो गए। अब अगर हम टोटल इनकी संख्या देख लें तो कितनी हो गई, तो यहाँ देख सकते हैं 4 2 6 2 8, 8 4 12 और 4 16, 16 हो गई। 25 और 16 को ऐड करेंगे तो कितने हो गए? 6 5 11, 1 2 1 3 1 4 41। तो कुल व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी हो गई? तो 41 हो गई। तो ये आपको क्लासिफिकेशन हो गया। हम थोड़ा सा सामने से हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें या लिखना चाहें तो लिख लें। तो ये हो गया हमारा व्यंजन वर्णों का क्लासिफिकेशन। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो कई प्रकार के हैं। पहले हमारे कौन से आते हैं? तो पहले हमारे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन आते हैं। दूसरे हमारे कौन से आते हैं? तो अंतस्थ वर्ण आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं। तीसरे हमारे ऊष्म आते हैं। चौथे हमारे द्विगुण व्यंजन आते हैं, फिर संयुक्त व्यंजन आते हैं और लास्ट में क्या आता है? तो आगत व्यंजन आते हैं। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन किसका? व्यंजनों का। अब इसी में कुछ हम और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों का जहां से प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप कर देते हैं इसको। अगर हम यहां से देखें तो यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। उच्चारण स्थान अभी हम लास्ट में कुछ सूत्र के माध्यम से आपको बताएंगे जिससे आपको पहचानना आसान हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि एक और इनका क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, तो उसमें आसानी से देख सकते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण में ही उच्चारण स्थान के आधार पर क्या हो जाएगा? तो उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर इसमें हम एक दो वर्णों, एक दो व्यंजनों की बात कर लेंगे जो सूत्र में नहीं आते हैं और यहां से प्रश्न बन जाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ण कौन सा होता है? स्वर यंत्रमुखी या काकल्य जिसे बोलते हैं, काकल्य वर्ण कौन सा होता? तो कौन सा होता है? तो हा होता है। क्या होता है? तो हा होता है। इसी तरह से देखें वत्सर्य किनको कहते हैं? वत्सर्य की बात कर लें कि वत्सर्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो वत्सर्य व्यंजन के अंतर्गत अगर हम देखें तो आप यहां कह सकते हैं कि न, ल, र, श, न, ल, र और दंती स, ये हमारे क्या होते हैं? तो वत्सर्य व्यंजन होते हैं। इन्हें हम वत्सर्य व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो दंत्योष्ठ कौन से होते हैं? जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, दंत्योष्ठ,
दंत्योष्ठ वर्ण में कौन से आते हैं? जो दांत और ओठ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं वो हमारे हो जाते हैं व और फा। व और फा हो जाएगा, व और फा हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हमने स्वर में आपको बताया था वैसे यहाँ भी कुछ वर्ण है जो दो उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं, जिसमें पहला आपने पढ़ लिया दंत्योष्ठ, दूसरा होता है दव्योष्ठ। क्या होता है? दव्योष्ठ। ये दंत्योष्ठ पढ़ लिया आपने, ये दव्योष्ठ वर्ण क्या होता है? ये ता है और ये क्या हो जाएगा? दव्योष्ठ में अगर हम देखें कि जो दव्योष्ठ का मतलब है जहां पे थोड़ा से ओठे बंद हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? दव्योष्ठ कहते हैं। जैसे प, फ, प, फ, ब। इसी तरह से और दो वर्ण अगर हम बोलें, पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, तो थ और मा हो जाएगा, थ और मा हो जाएगा। ये हो गए दव्योष्ठ। तो उच्चारण स्थान के आधार पे और हम आपको सूत्र के माध्यम से बता देंगे। ये जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बताया। स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ण हा होता है क्योंकि इसमें पूरा मुख खुला होता है। वस्त्र व्यंजन ना ला रा सा होते हैं। दंत्योष्ठ व और फा होता है। दव्योष्ठ की बात कर लें तो फा बा भा बा और था और मा होता है। सॉरी ये था नहीं, यहाँ पे भा हो जाएगा, भा भा, पा फा बा भा, भा और मा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भा। तो भा में भी देखो, पा में भी ओठ बंद, फा बा भा मा भी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया दव्योष्ठ। इसी तरह से अगर हम दूसरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखें कि दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, तो उच्चारण प्रश्न के आधार पर, 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 उच्चारण प्रश्न के आधार पर। ये भी कैसा है प्रश्न? तो अभ्यांतर प्रश्न है। अभ्यांतर का मतलब होता है जो उन्मुख, बाहर की ओर ना हो, आंतरिक हो, तो इसे क्या कहते हैं? अभ्यांतर प्रश्न कहते हैं। अभ्यांतर, सॉरी, अभ्यांतर, अभ्यांतर प्रश्न के आधार पर। तो जहां पे अगर हम इनको बांटें तो इनको भी हम निम्न तरह से बांट सकते हैं। तो पहला इसमें आ जाता है उच्चारण प्रश्न या अभ्यांतर प्रश्न के आधार पे। तो इसमें जो पहला होता है उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन ये हमने आपको बता दिया है कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। इसलिए हम सीधे लिख देते हैं इसके सामने वर्गीय व्यंजन। जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये जो वर्गीय व्यंजन होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसी में जो दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है वो बनता है हमारा स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं? स्पर्श और संघर्षी, स्पर्श संघर्षी जब उच्चारण हो तो स्पर्श भी हो कहीं उच्चारण स्थान में और क्या हो? संघर्ष भी दिखाई दे। जैसे ज, ज, झ, दोनों का उच्चारण करेंगे तो जा में भी और झा में भी। और इसी तरह से अगर हम और देख लें तो दो वर्ण, यानी कि पूरा लिखने को चाहें तो लिख सकते हैं चार में, च, छ, ज, झ, च, छ, ज और झ, चार वर्ण हो गए स्पर्श संघर्षी हो गए। क्या हो गए हमारे? तो ये स्पर्श संघर्षी हो गए। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे और एक क्लासिफिकेशन देखना चाहें तो ये कह सकते हैं पार्श्विक और लुंठित कौन से होते हैं? पार्श्विक, पार्श्विक कौन से होते हैं? तो ये हमारा होता है ल। और लुंठित की बात कर दें कि लुंठित वर्ण कौन सा होता है? तो रा होता है, यानी कि जिसका उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा जबान लड़खड़ने लगती है वो रा होता है। और पार्श्विक जो खुला निकले ला, किसी भी प्रकार का रोक बाधा नहीं, वो क्या हो जाता है? तो ला हो जाता है। तो ये हो गए व्यंजन एवं इनका वर्गीकरण। अब इसी में उच्चारण प्रश्न के ही आधार पे एक और क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे उच्चारण प्रश्न के आधार पर बाह्य प्रश्न है ना। उच्चारण प्रश्न में बाह्य प्रश्न के आधार पर, बाह्य
प्रत्न के आधार पर। तो कौन सा है ये? बाह्य प्रत्न के आधार पर। यहाँ पे अभ्यंतर प्रत्न था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बाह्य प्रत्न हो जाएगा। अब इधर का हिस्सा हम साफ कर देते हैं, फिर इसको लिखते हैं। देखिए तो उच्चारण प्रतियां बाह्य प्रत्न के आधार पर, उसी का हिस्सा है। देखिए तो बाह्य प्रत्न के आधार पर, बाह्य प्रत्न के आधार पर ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। एक अगर इधर हम देख लें बाह्य प्रत्न के आधार पे, यानी कि जहां पे बाहरी प्रत्न होता है, बाहर हवा निकलती है, उसमें क्या होता है? बाह्य प्रत्न के आधार पर देखें तो दो तरह के हैं। एक है वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, और दूसरे होते हैं नाद की दृष्टि से। नाद की दृष्टि से, नाद की दृष्टि से। तो यहाँ पे जो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अल्प प्राण और दूसरे होते हैं महाप्राण। एक हो जाते हैं हमारे अल्प प्राण और दूसरे हो जाते हैं महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें कम ऊर्जा लगती है। यानी कि जिसमें श्वास की मात्रा अल्प मात्रा में निकले, जिस वर्ण का उच्चारण करने पे श्वास अल्प मात्रा में निकलती है, अल्प प्राण। और जिसमें अधिक निकले वो क्या हो जाएगा? तो महाप्राण हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें उदाहरण के तौर पे, तो उदाहरण में अगर हम वर्गीय व्यंजन देख लें, वर्गीय व्यंजन में, तो वर्गीय व्यंजन जैसे मैंने कोई एक लिख दिया यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे। तो वर्गीय व्यंजन में अगर हम देखें, जैसे उदाहरण के तौर पे पहला वर्ग मान लिए कौन सा वर्ग? का वर्ग। तो ये हो जाएगा क, ख, ग, घ और अंग हो जाएगा। तो जहाँ पे अल्प प्राण हो गया उधर क्या हो गया? महाप्राण हो गया। तो अल्प प्राण में अगर हम देखें तो अल्प प्राण में क्या होता है? किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं हम विषम स्थान पे आने वाले जो वर्ण हैं वो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और जो सम स्थानों पर आते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं हमारे महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? तो महाप्राण होते हैं। तो विषम स्थानों पर आने वाले जो वर्ण होंगे वो अल्प प्राण होंगे, जो सम स्थानों पर आने वाले वर्ण होंगे वो क्या होंगे? तो महाप्राण होंगे। ये हो गया वर्ग के अंतर्गत। अब यहीं पे अगर एग्जाम्पल हम और देख लें कि और अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो अल्प प्राण में अगर हम देखें तो जितने अंतस्थ स्वर होते हैं, अंतस्थ होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? तो अल्प प्राण होते हैं। इसी तरह से अगर हम महाप्राण की बात कर लें कि महाप्राण में कौन से होते हैं, तो ऊष्म वर्ण। इसके इतर वर्ग के इतर जितने ऊष्म वर्ण होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? तो हमारे होते हैं महाप्राण होते हैं। इधर अगर हम देखें नाद की दृष्टि से, तो नाद की दृष्टि से भी दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाते हैं हमारे नाद की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, और दूसरे होते हैं घोष वर्ण। अगर हम वर्ग में इसी तरह से उदाहरण देख लें तो वर्ग के अंतर्गत 1 2 3 4 5, तो यानी कि प्रथम और द्वितीय, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय जो वर्ण होगा, जैसे ये क है, ये ख है, ये ग है, ये घ है, ये हंग है। मैंने का वर्ग की बात कर ली। कौन से वर्ग की बात कर रहा हूँ? का वर्ग। इसी तरह से शेष वर्गों की आप देख लेंगे तो का वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण हो जाएगा। शेष जो तीन लास्ट वाले हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या हो जाएगा? तो घोष वर्ण हो जाएंगे। तो ये कौन से हो जाएंगे? तो घोष वर्ण हो जाएंगे। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है यह घोष वर्ण होता है,
जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है, तो घोष वर्ण होता है। तो घोष वर्णों में पीछे से 3 और अघोष वर्णों में आगे से 2 वर्ण होते हैं। इसी तरह से अगर हम देख लें कि अघोष वर्णों के साथ और कौन से आते हैं, तो इसमें संघर्षी, जितने संघर्षी होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। और जितने ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी सब के सब क्या होते हैं, तो अघोष वर्ण होते हैं। घोष वर्णों की अगर हम बात कर लें कि घोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं, तो सारे स्वर वर्ण, सारे स्वर वर्ण, सारे स्वर वर्ण जितने होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, तो घोष वर्ण होते हैं, सारे स्वर वर्ण। और अगर हम यहीं पे देख लें कि और क्या हो सकता है, तो यहीं पर हमारे साथ जो हकार होता है वो भी क्या होता है, तो घोष वर्ण होता है। यानी कि हाँ, ये क्या होता है, तो हकार, ये क्या होते हैं, तो घोष वर्ण होते हैं। ये बात मैंने किसकी कर ली है, ये मैंने बात कर ली कि व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण है वो किसके आधार पे, बाह्य प्रत्यय के आधार पे, 2 तरह के, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, नाद की दृष्टि से। इधर अल्प प्राण हो जाएगा, इधर महाप्राण हो जाएगा, इधर अघोष वर्ण हो जाएगा, इधर घोष वर्ण हो जाएगा। माल्प प्राण के अंतर्गत कौन से होते हैं, तो विषम स्थान पे आने वाले, महाप्राण में सम स्थान पे आने वाले वर्ण होते हैं। अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं, ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। इधर आएंगे तो संघर्षी ऊष्म, ये अघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है अघोष वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर घोष वर्ण होता है। सारे स्वर वर्ण और हकार ये सब के सब क्या होते हैं, तो घोष वर्ण होते हैं। अब हम एक उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं। उसके लिए कुछ सूत्र आपको लिख रहे हैं। इन सूत्रों से हम क्या करेंगे, हमको ये याद करने में आसानी रहेगी। देखिए 4 सूत्र हम लिख रहे हैं, संस्कृत में वैसे ही होते हैं लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको याद आसानी से हो। तो पहला सूत्र है कत मदोन, कत मदोन। तो कत मदोन में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, का वर्ग कहाँ से निकलेगा, तो कंठ से निकलेगा। ता, चा वर्ग हो जाएगा, ते से ता से क्या हो जाएगा, तो तालु हो जाएगा, या तालत भी जिसे कहते हैं, तो ये तालु से निकलेंगे। फिर माँ है, माँ का मतलब हो जाता है, यानी कि का, चा, टा वर्ग कहाँ से निकलता है, तो मूर्धा से निकलता है। फिर हमारा होता है कार वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग। तो ये कहाँ से निकलते हैं, तो दा से होता है, दंत से, ये सब दांत से निकलते हैं। इसी तरह से अगला हो जाएगा पा वर्ग, पा वर्ग कहाँ से निकलता, तो वो का मतलब ओष्ठ से निकलते हैं। फिर अगला है ना, यानी कि नासिक, नासिक का मतलब नाक, या आप यहाँ कह सकते हैं पंचमाक्षर। जो पंचमाक्षर होते हैं वो सबके सब कहाँ से निकलते हैं, तो नाक से निकलते हैं, नासिक से निकलते हैं। शेष इसी में अगर हम पा वर्ग में देख लें, ओष्ठ के कौन से होते हैं, तो 2 स्वर वर्ण होते हैं, ऊ और ऊ। ये कहाँ से निकलते हैं, तो ओष्ठ से निकलते हैं। दंत में ही हम देख लें तो शा वर्ण भी कहाँ से निकलता है, तो दंत से निकलता है। सा वर्ण कहाँ से निकलता है, तो दंत से निकलता है। तो एक यहाँ एक क्लासिफिकेशन आपसे हमने बता दिया कि किस प्रकार से आप याद रखेंगे इनको। तो इसमें एक और वर्ण बढ़ा लीजिएगा, ला और सा, ये कहाँ से निकलते हैं, तो ये निकलते हैं धन से। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा इच्यु शनाम तालु, इच्यु शनाम तालु। ई का मतलब हो जाता है इकार, और इकार में क्या आएगा, तो छोटी ई और बड़ी ई। चा से हो जाएगा चा वर्ग, चा से हो जाएगा चा वर्ग, या से हो जाएगा या, और सा से हो जाएगा तालत दिशा। ये सब के सब कहाँ से निकलते हैं, तो ताल से निकलते हैं। यानी कि ई, चा वर्ग, या और सा, ये सब के सब कहाँ से निकलते हैं, तो ताल से निकलते हैं। अगला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। जो अगला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, यानी कि आ का मतलब हो जाएगा आकार, यानी कि आ बड़ा अ, का का मतलब का वर्ग, हा का मतलब हकार यानी कि ह,
वी का मतलब विसर्ग, तो ये सब कहाँ से निकलते हैं? विसर्जनीय नाम विसर्जित होते हैं कहाँ से? तो कंठ से निकलते हैं। इसी तरह से अगला एक और अगर हम लिख लें सूत्र, विकृणाश्रणाम मूर्धः, विकृणाम मूर्धः, तो इसमें हो जाएगा री से री, टा से टा वर्ग हो जाएगा, और रा से हो जाएगा रा, और ये हो जाएगा मूर्धन्य श। तो ये सब के सब कहाँ से निकलते हैं? तो मूर्धा से निकलते हैं। तो यानी कि ये 4 सूत्र याद रखेंगे जिससे आपको ये पता रहे कि कौन से वर्ण कहाँ से निकलते हैं। तो एक बार हम सामने से थोड़ा हट जाते हैं। तो मेरे द्वारा आपको ये 2 क्लासों में जो हमने ये पढ़ रखा था वर्णमाला वो पूरा हो गया है। अब हम अगले सत्र में आपसे बात करेंगे कि शब्द क्या होते हैं, शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है, उसी में हम पढ़ेंगे विकारी और अविकारी शब्द। यानी कि अब हम अगर देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच पे धीरे धीरे जा रहे हैं, जिसे हम शब्द भेद कहते हैं। और यहाँ से बनने वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम अगली जो कक्षाएं होंगी हमारी वो किस पे होगी? शब्द पर होगी। शब्द का वर्गीकरण पढ़ेंगे और इसी तरह से 10 से 12 क्लास में ये हिस्सा हम समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।